हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटी एनसीईआरटी सीरीज में ये हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इससे पहले ऑलरेडी 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वहां विजिट कर सकते हैं। और साइंस कंप्लीट हो चुका है क्लास 6 का, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक से जाके देख सकते हैं। हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं। एनसीईआरटी हम लोग पूरा हर एक सब्जेक्ट का पढ़ेंगे फ्रॉम क्लास 6 टू 12। पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो भी आपके यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उसको पढ़ेंगे। प्लस उसके साथ पढ़ेंगे हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज, दैट इज करंट अफेयर्स, प्लस ऑप्शनल, प्लस हम लोग पढ़ेंगे क्वालिफाइंग पेपर्स हिंदी एंड इंग्लिश। तो बस पढ़ते जाना है। पहले एनसीईआरटी खत्म करके हम लोगों को बेस बिल्ड करना है। जैसे ही एनसीईआरटी खत्म होगा ना, उसके बाद आपको आपका बेस इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि फिर प्रीलिम्स के लिए आपको नहीं सोचना है। तब हम लोग मेंस के हिसाब से स्टैंडर्ड बुक से अच्छे अच्छे फैक्ट्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे क्या था कि हम लोग पहले के चैप्टर्स में पढ़े थे कि क्या होता है डाइवर्सिटी। बहुत अच्छे से एनसीईआरटी डिजाइंड है, एकदम बेसिक से। आप 6 क्लास में कुछ नहीं जानोगे, सिर्फ डेफिनेशन जानोगे। इसलिए इसमें बहुत बड़े बड़े फैक्ट्स या बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस डेफिनेशन जानिए, और उसमें भी बहुत बेसिक से। पहले ही आपको ये बताया कि भाई आप जो है पॉलिटी में पढ़ोगे क्या, गवर्नमेंट पढ़ोगे, आप जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आना ही क्यों जरूरी था। वो इसलिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है पूरी दुनिया में, और स्पेशली जब हम इंडिया में फोकस कर रहे हैं तो इंडिया में भी डाइवर्सिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी है तो ऑब्वियसली चैप्टर 2 आपको सिखाता है अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर वेरिएशंस होगा तो कहीं ना कहीं मतभेद आएगा ही। उस मतभेद को अगर हम नहीं कंट्रोल किए तो शायद वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी का कारण बन सकता है। और फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन के बाद क्या था कि हमारा यह आया था कि गवर्नमेंट, कि सिंस इतने डाइवर्स लोग हैं, इतना मतभेद हो सकता है, तो कोई एक अथॉरिटी होना चाहिए जो इन सब पे लगाम लगाए, इन सब के वेलफेयर का सोचे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। इसलिए हमने कहा रेगुलेशंस, कि जो लोगों के अच्छाई के लिए है उसको प्रमोट करना, उसको लागू करना, कि उनके हेल्थ, एजुकेशन, इन सब की बात करना। लेकिन जहाँ पे लग रहा है कि क्राइम हो रहा है, प्रॉब्लम, इश्यूज बढ़ सकते हैं, उस चीज़ को रोकना, तो उसके लिए गवर्नमेंट था। हमने गवर्नमेंट के टाइप्स देखे थे, बहुत सारे टाइप होते हैं, बट फिलहाल 6 क्लास में है तो 2 टाइप अभी ध्यान में रखिए। एक वो जहाँ पे राजा या रानी फाइनल है तो वो मोनार्क होगा। एक वो जहाँ का किंग आपका पीपल है, लोग है, सिटीजन्स है, वो हो गया आपका डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड सिंस इंडिया में हम लोग पढ़ रहे तो हमारे देश में तो डेमोक्रेसी चलता है, तो मोनार्की के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। और इसी को पढ़ते पढ़ते 12 तक जाएंगे। स्टैंडर्ड बुक्स में भी इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसमें फिर फर्दर टाइप्स हम लोग देखेंगे कि किसी के पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, किसी के पास पार्लियामेंट्री फॉर्म है। तो यहाँ पे अब आ गया कि चलो अब हम गवर्नमेंट तक पहुंचे, गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी पे अब हमको फोकस करना है। तो उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या की एलिमेंट्स हैं। तो की एलिमेंट्स क्या क्या है कि सब कुछ इर्द गिर्द घूमेगा लोगों के, पीपल। तो पीपल को क्या चाहिए, पीपल को न्याय चाहिए, पीपल को बराबरी चाहिए। पीपल को बराबरी किन किन चीज़ों में चाहिए, तो उनके स्टेटस में चाहिए, अपॉर्चुनिटी में चाहिए, मतलब उनको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले पॉलिटिक्स में भाग लेने का, एम्प्लॉयमेंट का, या किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने का। ऐसा नहीं कि आप इस रिलीजन के हो तो आपको नहीं अलाउ किया जाएगा, इस रिलीजन के हो तो अलाउ किया जाएगा, या आपका कास्ट छोटा है बड़ा है, ये सब नहीं मानना, इक्वालिटी करना, जिसकी वजह से जस्टिस आएगा सोसाइटी में भी, पॉलिटिक्स में भी, इकोनॉमी में भी। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं किसके, आपके डेमोक्रेसी में। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ जब हम बराबर से रहेंगे, हमें एक जस्टिस मिलता रहेगा, बराबरी रहेगा, तो हमारे अंदर क्या होगा, एक भाईचारे का भावना होगा, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड का भावना होगा। और ये भावना अगर रहेगा तो हम सब एक रहेंगे, डाइवर्स में भी एक रहेंगे, तो यूनिटी रहेगा, हमारी इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी, हमारी सॉवरेंटी मेंटेन रहेगी। हम जो है अलग अलग धर्म के होके भी एक, सभी धर्म को जो है
इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे तो हम सेक्युलर कहलाएंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स है, लेकिन ये एलिमेंट्स कैसे आया? तो यहाँ पे एक स्टोरी है आपका एक बच्ची का जिनका नाम है माया नायडू। ये क्या है, साउथ अफ्रीका में रहती है। इसने क्या किया कि स्टोरी बस सिंपली समझिए, उसके बाद 5-6 पेज का चैप्टर है, फटाफट निपटा लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, जिससे आपको मेंस में आंसर लिखने का एक दिमाग धीरे धीरे ओपन हो। एक दिन में सब कुछ नहीं सीखेंगे, लेकिन 100 दिन में जरूर सीख जाएंगे। तो इस बच्ची ने क्या किया ना कि अपने मम्मी के जैसे होता है ना संदूक या तिजोरी या बैग, उसमें पुराने कुछ फोटोग्राफ्स थे, सामान थे, पेपर की कटिंग थी, वो देख रही थी। तो इसने कहा कि ये सब जो है, ये जो रिवोल्ट है, ये लोग इतने सारे ग्रुप में हैं, कुछ जो है डिमांड करे, कुछ चिल्ला रहे, बैनर लिए हुए, ऐसा क्यों? तो इसकी मम्मी जो है एक तरह से क्या है, उदासी और गुस्से दोनों के इसमें क्या है, इमोशंस में उसकी मम्मी ने कहा कि आज तो तुम बहुत अच्छे से रह रही हो, आज तो तुम्हें आज़ादी है, हर कुछ प्रैक्टिस कर सकती हो, लेकिन एक टाइम था ना जब हमारे यहाँ डिफरेंसेस चलता था। डिफरेंसेस वो भी किस बेसिस पे? कलर के बेसिस पे। ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे और वो कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते थे। उनका ये कहना था कि वाइट जो है वो सुपीरियर है और ब्लैक जो है वो क्या है, इंफीरियर है। वाइट को सब कुछ सारे चीज़ का हक मिलेगा, उनको इकोनॉमिक प्रेफरेंस मिलेगा, उनको पॉलिटिकल प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन ब्लैक पीपल को ना मतदान करने का, वोट करने का हक नहीं होगा। उनको जो है सिटी के बाहर रखा जाएगा, मेन सिटी मेन मार्केट्स में नहीं होगा। मतलब जो हमारे यहाँ दलित के साथ व्यवहार चल रहा था, अछूतो अनटचेबिलिटी वाला, वही चीज़ वहाँ पे चल रहा था, वाइट एंड ब्लैक। मतलब क्या थे, सिंपली ब्रिटिशर्स के हिसाब से कि वो लोग वाइट है तो वाइट आपके सुपीरियर है, एंड ब्लैक पीपल जो है वो आपके क्या है, इंफीरियर है। और जिस समय ये सब चल रहा था, साउथ अफ्रीका में क्या है कि बहुत तरह के लोग थे, कुछ ब्लैक पीपल थे वहाँ के लोकल, ब्रिटिशर्स वाइट पीपल थे, कुछ आपके अदर कलर्ड पीपल थे। कलर्ड इन द सेंस ऐसा नहीं है कि लाल पीला हरा नीला, कलर्ड इन द सेंस कि जो वाइट ब्लैक के बीच में इंटरमीडिएट आते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जो लोग थे, अफ्रीकन यूरोपियन के अलावा इंडियंस भी थे, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि वहाँ पे अफ्रीका के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए सस्ते लेबर चाहिए थे। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को इंडेंचर्ड लेबर के फॉर्म में, या कह सकते हो कि एक तरह से बंधुआ मजदूर के फॉर्म में वहाँ ले गए, और वहीं पे फिर एक सेटलमेंट बन गया। तो ये चीज़ आपका क्या है कि ये स्टोरी उन्होंने ये कहा कि भाई डिफरेंसेस चल रहा था, चैन से हम लोग कोई काम ही नहीं कर सकते थे, हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन था। ट्रांसपोर्टेशन में वाइट लोगों के लिए अपना सीट रिजर्व था, हमें नहीं मिला तो हम खड़े होके चलेंगे, हम उन लोगों के साथ इंटरमिंगल नहीं कर सकते हैं, घुल मिल के नहीं रह सकते, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो अब इसी पे आ गया कि एक केस चल रहा था, उसी इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एपर्थेड। एपर्थेड का मतलब होता है ना कि रेस के बेसिस पे या कलर के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट करना। तो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करने के लिए क्या हुआ, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसमें एक जो है, एक यंग इंडिविजुअल था जिसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उस हेक्टर पीटरसन भी जो है रिवोल्ट कर रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि उसके स्कूल में क्या है ना, जबरदस्ती दो भाषा के बीच में चल रहा था, एक जुलू भाषा था और एक आपका क्या था, अफ्रीकन्स। ब्रिटिशर्स जबरदस्ती इंपोज कर रहे थे कि सब लोग अफ्रीकन सीखो, जबकि बच्चा चाह रहा था क्या सीखना, अपना मदर टंग, दैट इज जुलू। तो इसी के चलते क्या है ना कि रिवोल्ट हुआ, हड़ताल हुआ, लोग जो है मास में प्रोटेस्ट करने लगे। तो पुलिस ने अपोज करने के लिए क्या किया कि फायरिंग वगैरह की। तो फायरिंग किया पुलिस ने, तो फायरिंग से इस इंसान को क्या है, बुलेट लग गया, जिससे उसकी डेथ हो गई इतने यंग एज में। जिसके बाद ये मूवमेंट और भी विकराल रूप ले लिया, और आप सभी ने सुना होगा नेल्सन मंडेला नाम, नेल्सन मंडेला। इन्होंने क्या किया कि मतलब वहां पे भी क्या था, नेशनल इंडियन कांग्रेस, या कह सकते हो सिंपली कांग्रेस जो है एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी। क्या, द ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी एक चीज को फेवर नहीं करते थे, मतलब वेलफेयर की बात करते थे, लोगों की इक्वालिटी की बात करते थे। तो इसने क्या किया, बहुत सारे मूवमेंट चलाए। नेल्सन मंडेला काफी टाइम तक जेल में रहे, सजा काटी उन्होंने, लेकिन लास्टली 1994 में अफ्रीका को इन सभी जो है प्रॉब्लम से आज़ादी मिल गई। तो ये स्टोरी के माध्यम से यहाँ पता चला
कि भाई यहाँ पे कितना स्ट्रगल हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है हमें इस इक्वालिटी को, इस आज के समाज में जीने के लायक जो हम बने हैं, इसको फेस करने के लिए सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में ये सारा मतलब एक तरह से इस दोनों को कनेक्शन भी है। इंडिया साउथ अफ्रीका में आपको याद होगा गांधी जी साउथ अफ्रीका में बैरिस्ट्री करते थे, फिर वो वहाँ से रिटर्न हुए थे और तब इंडिया में उन्होंने मूवमेंट्स चलाया था। तो ये सारी स्टोरी है। फिर उसके बाद वही की एलिमेंट्स है, तो डेमोक्रेसी का की एलिमेंट्स क्या है ये आपको हम चैप्टर में भी बताए हैं कि एलिमेंट्स है कि भाई लोगों के क्या है, इक्वालिटी की बात होगी, लोगों के जस्टिस की बात होगी, लोगों के यूनिटी की बात होगी, लोगों के फ्रैटर्निटी की बात होगी, भाईचारे की बात होगी, ताकि सेंस ऑफ क्या है ब्रदरहुड डेवलप करे। आपको फंडामेंटल आर्टिकल्स में भी बताए हैं, तो आप जाके लिंक में ये इसमें बाकी सारे वीडियोस में जाके विजिट करके देख सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें बताया गया है। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स है। साथ ही साथ डेमोक्रेसी का एलिमेंट क्या है कि गवर्नमेंट जो होती है वो क्या है, पीपल की तरफ अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल इन द सेंस क्या है कि लोग जो है ना गवर्नमेंट से जवाब मांग सकते हैं कि कोई एक चीज़, किसी पॉलिसी को आपने इंट्रोड्यूस किया, ये पॉलिसी अच्छे से नहीं काम की, तो इसमें क्या मिस्टेक थी, गवर्नमेंट आपके लिए आंसरेबल होगी। जैसे कई बार हुआ है, इन्फ्लेशन, महंगाई हो गई है, तो लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार उस पर जवाब देती है कि महंगाई क्यों हुई है, ये कारण है, और अगर पॉसिबल है तो फिर उसे रिड्यूस भी किया जाता है, लोगों की मांग मानी जाती है। या रिसेंट में आपने फार्म लॉस के बारे में देखा होगा, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी सारे फीचर्स उसके वापस लिए गए। या फिर अभी रिसेंट में आपका एडवोकेट का ये चल रहा था प्रोटेस्ट। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो एडवोकेट का प्रोटेस्ट चल रहा था वो किन बातों को लेके था और इसके लिए सरकार का अभी क्या जो है क्या व्यूज़ है, क्या उसने वो लॉ वापस लिया या फिर उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ऐसा क्या हुआ, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यही सारा स्टोरी है। तो देखिए यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे रेसेस के लोग थे। ये स्टोरी है माया नायडू की, साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में रहती थी। उसने जो है वही क्या है, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे ओल्ड बॉक्सेस में बहुत सारे कटिंग्स देखे, तो उसने पूछा, तो उसकी मम्मी ने जो है बताया कि हेक्टर पियर्सन नाम का एक इंसान था और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रहा था, अपार्थाइड की बात हो रही थी, अपार्थाइड लॉज। अपार्थाइड क्या है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस या कलर, कि भाई रेस होता है ना कि भाई हम लोग वाइट पीपल, वाइट रेस के हैं, हमारी जो है एक कह सकते हैं फैमिली हिस्ट्री वाइट 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 चल रही, पेरेंट्स वाइट थे, उनके बच्चे वाइट थे, उनके बच्चे वाइट थे, तो भाई वाइट रेस आज सुपीरियर और ब्लैक जो है वो इन्फीरियर है। अब अफ्रीकन पीपल जो है वो डिवाइडेड थे किस में, वाइट, ब्लैक, इंडियन, कलर्ड रेसेस में। अभी जस्ट बताएं, इनको क्या है, अलाउ नहीं किया गया था कि मिंगल करे, एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहें। तो उसके बाद क्या है कि अब देखिए आज के समय में अगर हम और आप भी सुनेंगे तो लगेगा, ये हम बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये क्या हम सुन रहे हैं, कि इतना हार्श सिचुएशन था। तो ये देखिए एक बहुत अच्छा सा कार्टून डिपिक्शन है, ये कितना अच्छा डिपिक्शन है कि एक्चुअली दुनिया में क्या है, सब बराबर ही हैं, हमें सबको साथ साथ मिलके रहना चाहिए, यूनिटी के साथ, यूनिटी के साथ, तभी तो हम लोग सब एक दूसरे के बराबरी के बारे में सोच पाएंगे। तो एक तरह से यूनिटी रहेगा तो इक्वालिटी हो पाएगा, और इक्वालिटी रहेगा तभी तो हम सबको क्या मिल पाएगा, जस्टिस मिल पाएगा। अगर हम ऊंच नीच की बात करेंगे तो कहाँ एक दूसरे के न्याय के लिए हम लोग काम कर पाएंगे। तो यही कुछ ऐसा इस तरह से डिपिक्शन है आपका पेंटिंग के फॉर्म में। तो ये कई सारे थे, देखो जैसे एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस का व्यवस्था उनके लिए नहीं था। प्लस क्या है, ट्रेन्स एंड बसेस में डिस्क्रिमिनेशन होता था। इनफैक्ट क्या है कि आपका क्या है कि जो बेस्ट लैंड था वो वाइट के लिए था और ब्लैक को क्या था, आउटर साइड में रहना पड़ता था। एक पूरा ब्लैक टाउनशिप ही बनाया गया था एकदम आउटसाइड में, जहाँ फैसिलिटीज़ उतनी नहीं थी, उसका नाम था सोवेतो। वहीं से ये हेक्टर पीटरसन जो है बिलोंग करता था। और देखिए अफ्रीकन लैंग्वेज की बात हो रही थी कि अफ्रीकन लैंग्वेज, जबकि ये क्या है, ये सीखना क्या चाहता था, जुलू। तो ये लगभग 16 जून 1976 की बात है कि उसको बुलेट लगा और वो मर गया। फिर देखो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसका जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया अगेंस्ट अपार्थाइड, जिसमें नेल्सन मंडेला था। एंड फाइनली देखिए 1994 में आज़ादी मिल गई और सभी रेसेस को कहा गया कि भाई सब के सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि लिस्ट 5 वेज इन विच द नॉन वाइट्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो क्या क्या 5 वेज था, आपको हम बस पॉइंटर दे देते हैं। जैसे
एम्बुलेंस से रिलेटेड बेस्ट फैसिलिटी था वाइट को, ब्लैक को नहीं था। या फिर आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड था, इसमें भी बेस्ट फैसिलिटी आपका क्या था, वाइट के लिए था, ब्लैक के लिए नहीं था। देन उसके बाद आपका आता है कि जो सेटलमेंट्स है, अच्छे जगह पे वाइट लोग रहते थे और आउटस्कर्ट्स में ब्लैक लोगों के लिए था। लैंग्वेज, अपने मर्जी के लैंग्वेज सीखना था तो वाइट कर सकते थे, लेकिन ब्लैक अपने मर्जी के लैंग्वेजेस को भी नहीं सीख सकते थे। अपने मर्जी से क्या कर सकते हैं कि एक तरह से कह सकते हो सेटलमेंट, ये क्या कह सकते हैं, मूवमेंट, मूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं। कि एक टाइम बंदा था कि इसके बाद ब्लैक पीपल नहीं दिखने चाहिए स्ट्रीट पे, अपना फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह क्या है मूव भी नहीं कर सकते थे। तो ये सारे प्रॉब्लम थे। उसके बाद नीचे क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पर्सन टू बी ट्रीटेड इक्वली? तो कहना बिल्कुल यस। और वाई? इक्वालिटी रहेगा, तो इक्वालिटी रहेगा तो क्या होगा, सबसे पहले क्या है, इक्वालिटी होगा तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रक्शन है वो नहीं होगा, रिसोर्सेज सही जगह पे यूटिलाइज होगा, और रिसोर्सेज अगर सही जगह पे यूटिलाइज होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, सिर्फ ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए क्या है, आपका इक्वालिटी जरूरी है। तो अब एक एक कंपोनेंट देखिए, पार्टिसिपेशन शुरू से ही बताएं कि लोगों की भागीदारी। अब डेमोक्रेसी का मतलब ये कि भाई पीपल का गवर्नमेंट है। अब ये डेमोक्रेसी क्या है, डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट कहने का मतलब है कि हो सीधे डायरेक्टली जो है वो पीपल कहे कि हम ही लोग रूल बनाते हैं और हम ही लोग जो है इसको अपना फॉलो करेंगे और हम ही लोग ब्रेक होने पे अकॉर्डिंगली सजा देंगे। इनडायरेक्ट कहता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर एक इंसान जो है काम करेगा, रूल बनाएगा, उससे अच्छा हम लोग मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि को चुन लेते हैं और वो क्या है सरकार में रह के हमारे बिहाफ में, हमारे वेलफेयर के लिए काम करेगी, जो सही होगा उसको करेगी, जो गलत होगा उससे हमें बचाएगी। तो ये आपका मतलब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है डिस्कस, लुक एट सम न्यूज़पेपर्स एंड डिस्कस सम इलेक्शंस दैट यू मे हैव रेड अबाउट। व्हाई डू यू थिंक इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड आफ्टर फिक्स पीरियड? सही बात है कि हमने बहुत बार पेपर में देखा, हिंदी इंग्लिश किसी भी पेपर में इलेक्शंस के बारे में न्यूज़ रहता है, कभी स्टेट के इलेक्शंस के बारे में रहता है, कभी नेशनल इलेक्शंस के बारे, मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शन के बारे में, और लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के इलेक्शंस के बारे में। तो भाई इसके लिए कह रहा है कि क्यों एक फिक्स पीरियड के लिए क्यों इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं, वो इसलिए ताकि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे, टू मेंटेन, टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी। अपना नोट्स आप बनाते रहिए, आपको बहुत फायदा करेगा। टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी मतलब कहने का है कि एक टाइम रहेगा ना कि हाँ ठीक है, आपको ये मान लो जैसे इंडिया में 5 साल के लिए है यूजुअल टाइम, तो 5 साल के लिए आपको चुन दिया गया। अब उनके मन में एक डर बना रहेगा कि इस 5 साल में अगर हम पीपल के वेलफेयर के लिए काम नहीं किए, लोगों को हमने सताया, लोगों के लिए सही काम हमने नहीं किया, तो लोग हमको रिकॉल कर लेंगे। मतलब है कि लोग जो है वो अगली बार हमारे बिहाफ में वोट नहीं देगी, हम सरकार से हट जाएंगे, पावर हट जाएगा। तो पावर और पैसा सबको प्यारा है, तो वो कोशिश करेगी कि अगर हमें पावर में रहना है, हमें एंजॉय करना है प्रिविलेजेस, हमें जो है फायदा लेना है, तो हमें लोगों को भी फायदा पहुंचाना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा कि चलिए 5 साल आपके लिए लोग हम काम किए, बहुत सारे हमने वेलफेयर मेजर्स लाए, अब आप अगले इलेक्शन में मुझे री इलेक्ट करना, हम फिर से अपनी एक सरकार बनाएंगे, फिर से आपके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि एक फिक्स टर्म के लिए डेमोक्रेसी में रखा जाता है। तो लगभग क्या है, हमारे इंडिया में कितना है, 5 इयर्स अभी जस्ट बताए थे, ताकि बाद में री इलेक्ट हो जाए अगर अच्छे से काम करे तो। उसके बाद कह रहा है कि अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, इलेक्शंस यूजुअली 5 इयर्स में होता है, और पार्टिसिपेशन का अदर तरीका, एक तो हुआ कि इलेक्शन, दूसरा तरीका क्या होता है, प्रोटेस्ट, क्रिटिसाइजिंग। मतलब एक तरफ से होता है, मतलब पार्टिसिपेशन आप दो तरीके से कर सकते हो, सिंपल भाषा में समझिए। पहला पार्टिसिपेशन ये कर सकते हो कि ठीक है, आपका काम हमें पसंद आया, हम आपको इलेक्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं, आप हमारे बिहाफ में काम करोगे, हमारा वेलफेयर करोगे, हमारा डेवलपमेंट यानी देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये हुआ क्या, एक पॉजिटिव वे में आपने पार्टिसिपेशन दिखाया।
दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव इन द सेंस क्या, अरे आपको तो हम इलेक्ट करके भेज दिए थे, लेकिन आपने तो हमारे वेलफेयर के लिए काम ही नहीं किया, तो फिर हम क्या करेंगे, आपकी सरकार अच्छे से नहीं काम कर रही है तो हम आपके खिलाफ धरना धरेंगे, हड़ताल करेंगे, हम आपके खिलाफ जो है बहुत मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट करेंगे। कि धरना हड़ताल का मतलब ये नहीं है कि लाठी चलाना, गोली बंदूक चलाना, बम चलाना, ये नहीं। हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, और आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, ये कर दीजिए। अगर आप कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे। नहीं करेंगे तो फिर इसका ऑप्शन है, आपकी सरकार गिरा दी जाएगी, आप हटा दिए जाओगे, और उसके बिहाफ में वो आएगा जो हमारे डिमांड्स को फुलफिल करे, अगर हमारी डिमांड जायज है, हमारा डिमांड अगर जेन्युइन है तो। जैसे अगस्त 2005 का एग्जाम्पल दिया है कि वही इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो है, अगर आपने कभी न्यूज़ सुना होगा तो ये आया भी था काफ़ी, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ाने का बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी दिया था सरकार ने कि इन कारणों से हम बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला। लेकिन फिर भी लोग नहीं माने, तो फाइनली क्या है, लोगों का बात मान के उसको कम कर दिया गया। तो यही सब आपका क्या, न्यूज़ कटिंग्स आपने आए दिन जो है, कभी आपने आज के समय में तो सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं है, आज के समय में लोग मेम्स बनाते हैं, लोग रील्स बना देते हैं, या फिर फेसबुक पोस्ट कर देते हैं, अदर सोशल मीडिया पोस्टिंग कर देते हैं, न्यूज़ में रहता है, यूट्यूब पे रहता है, क्रिटिसाइज, और हेल्दी वे में, इसे गवर्नमेंट भी हेल्दी वे में लेती है। ऐसी बात नहीं कि गलत है, कि कोई चीज़ नहीं पसंद आए तो हम उसे क्रिटिसाइज करने के लिए हम गवर्नमेंट को टैग करते हैं, हम एग्जांपल्स देते हैं कि आपका ये काम सही नहीं था, हम उसे एक तरह से हेल्दी वे में मॉक करते हैं, एक सरकाजम, जिससे क्या है कि गवर्नमेंट को भी लगता है कि अच्छा ये स्टेप गलत है, हमें सुधार लेना चाहिए। लेकिन लगता है कि नहीं, पीपल ने मिसअंडरस्टैंड किया है, हमारा स्टेप ठीक है, इनके लिए लॉन्ग रन में फायदेमंद होगा, तो हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, परस्यू करने की कोशिश करते हैं, एंड फाइनली वो पॉलिसी कंटिन्यू रहता है। तो दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिया है कि हम अलग अलग तरीके से धरना दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए प्रोटेस्ट कर रहे लोग अलग अलग तरीके से। उसके बाद है क्या, कि अब वही प्रॉब्लम आ गया कि देखो क्या हुआ, डाइवर्सिटी शुरू में ही बताया एकदम कि डाइवर्सिटी है तो डिस्क्रिमिनेशन है, और डिस्क्रिमिनेशन है तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो हमें उस कन्फ्लिक्ट को क्या करना चाहिए, रिजॉल्व, ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। कि यहाँ पे बोल रहा है कि फिर से बोल रहा है कि एक बार स्टोरी को फिर से पढ़िए और बताइए कि क्या आपको लगता है कि पुलिस को शूट ही करना चाहिए था तभी प्रोटेस्ट या कन्फ्लिक्ट ठीक होता। तो आप कहना कि नहीं, नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड, मतलब यहाँ कह रहा है कि क्या शूट करना जरूरी था या उसे अवॉइड किया जा सकता था। तो आप कहेंगे कि यस, अवॉइड किया जा सकता था, कि तुरंत क्या है, लोग के तरफ से भी और गवर्नमेंट के तरफ से भी, दोनों साइड से डायरेक्टली हथियार उठाना सही बात नहीं है। अगर वो लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने लैंग्वेज की डिमांड कर रहे थे, तो पुलिस को भी, अथॉरिटी को भी शांति से समझाना चाहिए, बताना चाहिए, भीड़ को डिस्पर्स करना चाहिए। जैसे रिसेंट में आपने देखा होगा कहीं पे, आई थिंक बैंगलोर में शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बैंगलोर में शायद क्या है कि वहाँ के शायद डीएम या आईपीएस ऑफिसर जो है, कुछ चल रहा था प्रोटेस्ट, तो वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, खड़े होके, या तो बैंगलोर में या मध्य प्रदेश में, खड़े होके उन्होंने क्या है कि नेशनल एंथम जो है गाया, और उसके बाद लोगों को क्या है, इमोशनली परस्यू करने की कोशिश की कि कुछ भी हो, हम लोग हैं एक ही देश के, अपने आप को आप अलग मत समझिए। नेशनल एंथम भी गाया और एक तरह से जोश जगा दिया बच्चों में कि ठीक है, आप अपने ही घर में डिमांड करें, गलत नहीं है, आप भी सही हो, हम भी सही हैं, तो अभी के लिए आप अपने अपने घर जाके काम कीजिए और हम लोग पे छोड़ दीजिए कि कैसे हम आपके लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। तो उसी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक शांतिपूर्वक तरीका है। तो वही कहता है कि देखो, कहीं पे भी, एक परिवार में भी अगर 6 लोग 7 लोग हैं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो इसमें क्या है, उसके लिए हम लोग बैठ के बात करेंगे और रिजॉल्व करेंगे। अब उसके लिए मारामारी करना ही सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट। जो पुलिस है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, वो सब किसके लिए काम करे, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो वही क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। अलग अलग रिलीजन, रेस, कास्ट, इनकम, जिस भी तरह से लोग अलग अलग ग्रुप में आपस में एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में हैं, उन सबको रिजॉल्व गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट किसके हिसाब से करेगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग आगे स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ेंगे, कई सारे आर्टिकल्स है, कई सारे लॉज है, सीआरपीसी, सीपीसी, अब तो क्या है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सब हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो वैसे ही क्या है कि कई तरह से एग्जाम्पल्स दिया है
कि किसी भी तरह से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ऐसा नहीं कि सरकार के ही खिलाफ। हो सकता है कि आपने सुना होगा कि कभी कोई रिलीजियस प्रोसेशन हो रहा था, कहने का मतलब है कि कोई आपका क्या है कि मूर्ति विसर्जन का चल रहा था समारोह, या फिर कोई पूजा था, कोई जैसे कलश यात्रा वो चल रहा था, और उसमें कोई दो धर्म के लोग आपस में भिड़ गए, तो वो भी एक तरह का कन्फ्लिक्ट हो गया। या कहीं पे मान लो आप चाय वाय की दुकान पे 10 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और कोई भी मुद्दा उठ गया और उसमें जो है अलग अलग कन्फ्लिक्ट आ गया, भीड़ जुट गई और एक तरह से कन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। या कहीं पे भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में किसी एक पॉइंट पे बहुत लोग एग्री नहीं कर रहे, बहुत लोग एग्री कर रहे हैं, तो आपस में क्या होगा, मतभेद हो जाएगा। तो इन सब को रिजॉल्व करने के लिए क्या है, उस स्कूल की, उस कॉलोनी के, या उस दुकान पे जो एल्डर्स लोग हैं उनका काम है कि इनको हम रेगुलेट करें। जब ये उनके हाथ से निकल जाएगा तो फिर इन्वॉल्व कौन होगा, पुलिस, गवर्नमेंट की एजेंसी। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है जी, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इसके अलावा और क्या कन्फ्लिक्ट हो सकता है, बॉर्डर इश्यूज हो सकता है। जैसे आपका क्या है कि बेलगांव डिस्ट्रिक्ट है, उसका कर्नाटका और आई थिंक महाराष्ट्र के बीच में डिस्प्यूट हो गया कि भाई कोई कहता है कि ये डिस्ट्रिक्ट हम का, ये जोन मेरे एरिया में है, दूसरे ने कहा कि ये जोन मेरे एरिया में है, कि यहाँ मेरे भाषा को बोलने वाले लोग ज्यादा है, किसी ने कहा कि नहीं मेरे भाषा को बोलने वाले लोग ज्यादा है। रिवर का डिस्प्यूट, कोई भी ज्योग्राफिकल चीज जब एक जगह से दूसरे जगह बह रही है, जा रही है, पहाड़ हो, नदी हो, कुछ भी, तो समझ जाना कि हो सकता है कि लोग झूठ मूठ का इसका बहाना बना के लड़ना शुरू कर दें। इंडिया पाकिस्तान में भी क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहा है, सर क्रीक का डिस्प्यूट चल रहा है, कश्मीर का डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर नदी है तो नदी है तो तीस्ता वाटर का डिस्प्यूट आपका इंडिया बांग्लादेश के बीच में चल रहा है, बंगाल गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेयर कर रही है। वैसे ही आप साउथ में चले जाएंगे तो कावेरी डैम का डिस्प्यूट आपका चल रहा है, कावेरी डैम, ये सॉरी कावेरी रिवर का, कावेरी रिवर पे क्या है, दो डैम जो है जो बहुत मेजर कन्फ्लिक्ट का कारण बनी है, वो है एक आपका क्या, मेट्यूर डैम है, और दूसरा कृष्ण राजा सागर डैम है। कृष्ण राजा सागर डैम जो है वो कर्नाटका साइड में है, और तमिलनाडु में आपका क्या है, मेट्यूर डैम है। अब इसके साथ प्रॉब्लम, तमिलनाडु लोअर एरिया है, कर्नाटका हाइयर एरिया है, जिस वजह से अगर वो अपने डैम का पानी नहीं छोड़ेगा तो इधर के लोगों को नहीं मिल पाएगा, तमिलनाडु के लोगों को। तो इससे क्या है, कन्फ्लिक्ट हो गया। जैसे यहाँ पे आपका दिया है, ये आपका अंडरलाइन पीडीएफ जो है ना, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चंस बनाना है तो आप चैनल के इस पे पोस्ट पे बना सकते हैं क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है, इजी टू मॉडरेट टू टफ सभी डाले जाएंगे क्वेश्चंस। आप व्हाट्सएप चैनल पे जाके क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वही चीज है कि आपका देखिए कृष्ण सागर डैम है किधर में, कर्नाटका में, एंड देन आपका मेट्यूर डैम है किधर में, तमिलनाडु। और क्या है कि कन्फ्लिक्ट कब है, जब दोनों डैम सेम ही नदी पे है और डाउन स्ट्रीम साइड निचले एरिया में कौन पड़ता है, तमिलनाडु। और ये तभी फिल्ड होगा, ये तभी फिल्ड होगा ना जब आपका क्या है कि जो अप स्ट्रीम ऊपरी में कर्नाटका है वो अपने डैम का पानी छोड़ेगा। तो एक तरह से कन्फ्लिक्ट का, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा कि हर चीज का क्या हो, पॉलिटिसाइजेशन ना कर दो, कि पॉलिटिक्स के फायदे के लिए जो है आपस में बस लड़िए और इश्यू को रिजॉल्व नहीं कीजिए। उनको ध्यान देना होगा कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, एक टाइमिंग होना चाहिए कि तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने भेजा नोटिस कि हमारे यहाँ पानी कम होने लगा, आप वहां से छोड़िए, तो वहां से क्या है, छोड़ना चाहिए। मतलब एक बराबरी का भाव होना चाहिए। उसके बाद क्या है, वही चीज लास्ट में कंक्लूड कर दिया, इक्वालिटी एंड जस्टिस, की इक्वालिटी होना चाहिए एंड जस्टिस, और ये सब क्या इनसेपरेबल है। अरे बराबरी का भाव रहेगा तभी ना किसी के आप न्याय की बात करोगे। अब आप मन में ठान ही लिए वो मेरे से छोटा है, तो अब उसको किसी चीज का इंसाफ चाहिए तो आप उसके लिए थोड़ी लड़ेंगे। तो इक्वालिटी और जस्टिस एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। माया के स्टोरी में भी और पिछले चैप्टर्स के अंबेडकर जी के स्टोरी में भी यही बात था, जो उनके महार कम्युनिटी के साथ इश्यूज था, और यहाँ माया के ब्लैक एंड व्हाइट का इशू है, यहाँ पे भी यही है। जो वहां पे आपका क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट का इशू है, वही इंडिया में क्या चल रहा था, अनटचेबिलिटीज, जिसको आर्टिकल 17 के तहत क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। सारे आर्टिकल्स हम लोग पढ़ रहे, आर्टिकल का एक जो आइडिया है कि कौन सा नंबर में क्या है, वो भी आप चैनल में दिए गए वीडियो से ये कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, ताकि आपका 390 प्लस जितने भी आर्टिकल्स है ना, उसका एक
आइडिया हो जाए कि अच्छा कोई 90 नंबर आर्टिकल बोले कोई, या कोई 32 नंबर, तो मेरे दिमाग में हो जाए, तो स्टैंडर्ड बुक्स को समझना और भी आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो यही सब आपका क्या है, जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब की बात है कि कहीं पे जैसे इनइक्वालिटी की बात करोगे तो कई तरह के प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, आपस में कन्फ्लिक्ट होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, आपका सोशल लेवल्स जो है वो पनपेगा, छोटे लोगों के लिए अलग रूल्स बनना शुरू हो जाएंगे, बड़े लोग अलग, बड़े लोग जो है जो जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा, वो ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएगा, क्राइम बढ़ेगा, बेसिक खाना रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे, या नहीं तो क्राइम करेंगे, और ये सब किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इस येलो बॉक्स में दिया है कि हाउ डू यू थिंक लोअरिंग द स्कूल फीस वुड हेल्प गर्ल्स अटेंड स्कूल। कि बिल्कुल सही बात है कि होता क्या है ना कि किसी भी फैमिली में अगर बेटा है और बेटी है और उन दोनों को ही पढ़ाना है, और फैमिली उतना अफोर्ड नहीं कर सकती है, स्कूल का फीस ज़्यादा है, तो फैमिली का जनरली प्रायोरिटी क्या होता है कि बेटे को भेज दो और बेटी घर में रहेगी या किसी सस्ते सरकारी स्कूल में जाएगी, और बेटे को जो है वो आईसीएसई में भेज दिए, अच्छे अच्छे स्कूल में भेज दिए। तो इस चक्कर में क्या है, लड़की का एजुकेशन पीछे रह गया, लड़की जो है वो पीछे रह गई, लड़का डेवलप कर गया, एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो गया। तो अगर फीस लोअर कर देंगे, सभी लोग अफोर्ड कर पाएंगे, कुछ पॉलिसी बना देंगे कि जिससे क्या है कि लोग बेटी को प्रमोट करें, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना आपने सुना होगा, या बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कि जिसके तहत सरकार क्या है कि कुछ इंटरेस्ट देती है कि आपकी अगर बेटी है, आप उनके नाम पे सेविंग करेंगे तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसी लालच में ही, पैसे के लालच में ही एटलीस्ट फैमिली अपनी बेटियों को पढ़ाए, ताकि एक इक्वालिटी हो, क्योंकि लगभग 50% पॉपुलेशन गर्ल्स ये है, वुमेन है, लेकिन अभी भी क्या है कि उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50% तक भी नहीं जा पाया है, इतना बुरा हाल है। तो उसके लिए ये सब छोटा छोटा कदम उठाना जरूरी है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू हैव हेल्प समवन आउट ऑफ अ सिचुएशन विच यू थॉट वॉज अनफेयर, डिड एवरी वन एल्स सी इट द सेम वे, वॉट डिड यू हैव टू से टू कन्विंस अदर्स दैट वॉट यू डिड वॉज फेयर। तो अब आपके ऊपर है, ये आप जो है कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को बताइए, सभी लोग, कि आपने क्या क्या अपने लाइफ में कुछ भी छोटा बड़ा, जैसे किसी को आपने एक कॉपी खरीद के दे दिया होगा, पढ़ने के लिए नहीं था उसके पास, या किसी को आपने कुछ पैसों का मदद किया होगा, या अपनी पुरानी बुक्स दिए होंगे, कुछ ना कुछ किया होगा, तो आप जो है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब कुछ क्वेश्चन है फटाफट बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ वुड मायाज लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे। कि आज के डेट में प्रेजेंटली, आंसर नंबर 1, प्रेजेंटली जो है वो माया क्या है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है। आज के डेट में उसके पास कौन सा प्रिंसिपल है, इक्वालिटी का प्रिंसिपल है उसके साथ क्या है, जस्टिस चल रहा है। साथ ही साथ क्या है कि उसके पास क्या है, एक्सेस टू रिसोर्सेज है, एक्सेस टू रिसोर्सेज, स्कूल्स, हेल्थ, ये सब कुछ है। ये क्या कर सकती है, कैन इंटर मिंगल विथ अदर ग्रुप्स, सभी लोगों के साथ क्या है, घुल मिल सकती है, दोस्ती कर सकती है, जहां तहां जो है वो जा सकती है, कैन मूव फ्रीली, कैन मूव फ्रीली, अपने देश में, देश के बाहर, जैसा वो अफोर्ड कर सके आसानी से वो क्या है, घूम फिर सकती है। तो ये आज का डिफरेंस है। वॉट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो भाई पीपल कैसे पार्टिसिपेट करता है, तो दो तरीका बताए थे ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक तो क्या है, वोटिंग के माध्यम से, कि आप पे भरोसा है, हम आपको चुन लेते हैं, आप हमारे ही वेलफेयर के लिए काम कीजिए। और नहीं तो फिर आपका क्या होगा कि कैंपेन्स, हड़ताल्स, हड़ताल्स करेंगी, ताकि गवर्नमेंट को क्या करे, अपोज करे, अपनी बात मानने पे मजबूर करे। उसके बाद क्या है, या फिर सजेशन दे सकते पॉलिसी बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशंस टू मेनी डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट्स। कि क्यों हमें गवर्नमेंट की जरूरत है, ताकि वो क्या है, डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करे। डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत इसीलिए है, सो दैट टू प्रिवेंट
मिसएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसको आप इलैबोरेट कर सकते हैं कि अगर कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा तो वो क्या है, कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, तो ये एक तरह से क्या है कि बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हो आर्म्ड रिबेलियन का काम कर सकता है। हथियार उठा के एक दूसरे के पीछे लड़ लेंगे, हथियार उठा के लड़ेंगे तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाएंगे। सब अपना अपना जो है अपनी अपनी आइडेंटिटी को बड़ा कहेगा, एक दूसरे को छोटा समझेगा, जिस वजह से देश का रिसोर्स जो है इसी को संभालने में ही खर्च होगा। डेवलपमेंट की और ग्रोथ की तो कोई बात ही नहीं कर पाएगा। तो इसको आप ऐसे इलेबोरेट करके लिख सकते हो। What action does the government take to ensure that all peoples are treated equally? बहुत सारे एक्शंस है। गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाएगी, कुछ रूल्स लाएगी, फंडामेंटल राइट्स की बात करेगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेगी, इंश्योर करेगी कि लोग अपने ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारे काम कर सकती है। ये क्लास 6 के हिसाब से ऐसे छोटे आंसर लिख सकते हो आप। तो पहले आंसर का जो मेन कंटेंट है ना, उसको फ्रेम करना सीखिए क्वेश्चन पढ़ के। उसके बाद धीरे धीरे यूपीएससी के हिसाब से कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे मेन बॉडी लिखना और कैसे कंक्लूजन, सब आपको सिखाया जाएगा। पहले कंटेंट, तो क्वेश्चन को पहले समझना शुरू कीजिए। रीड थ्रू द चैप्टर एंड डिस्कस सम एग्जाम्पल, सम ऑफ द की आइडियाज ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मेक लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल पीपल आर इक्वल, क्या की आइडियाज है डेमोक्रेसी का? कितनी बार बता चुके हैं कि इक्वालिटी है डेमोक्रेसी का आइडिया, फ्रैटर्निटी है, भाईचारा है, जिससे सेंस ऑफ ब्रदरहुड आता है। भाईचारे की भावना होती है तो हम क्या करते हैं, यूनिटी का फीलिंग आता है, एक होने का फीलिंग आता है, इंटेग्रिटी का। साथ ही साथ क्या है आपका, जस्टिस है, अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल है, लोगों की भागीदारी है, लोगों की तरफ गवर्नमेंट आंसरेबल है, अकाउंटेबल है। तो ये हो गया आंसर। मतलब मेन कंटेंट, क्वेश्चन पहले समझना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग भी जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो इससे ये प्रॉब्लम होता था कि मेन कंटेंट याद है, लेकिन एक्सपेक्टेशन था कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ना पूछता है। वो आपका क्या है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड रहता है। आपको उस क्वेश्चन में से उस हिडन चीजों को छानना है कि वो एक्चुअली क्या पूछ रहा है, फिर आपको अपने याद की हुई थ्योरी से उन सारे सही सही पॉइंट को पकड़ के खींच के लाना और वहां पे पुट करना। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कोई सजेशन देना है तो कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन का आंसर कीजिए कमेंट में, और साथ ही साथ क्या है कि किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है वो भी कमेंट कीजिए, रेट कीजिए लेक्चर को। बस क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरीज को एक लाइन से फॉलो करेंगे तो इतनी इतनी मेरी गारंटी है कि आपको एनसीईआरटी या आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में कोई झमेला नहीं होगा। कट ऑफ आपका ऐसे आराम से क्लियर हो जाएगा अगर आपने एक एक चीज स्मूथली फॉलो किया है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप सबसे पहले पढ़ ले और सबसे आगे निकल जाए। थैंक यू एवरीबॉडी।